जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2025-26 के छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए क्या है, क्लास 12 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने आपको क्या किया है, बता दिया है। सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि देखिए, मानव जनन है चैप्टर का नाम, जो है क्या है, मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन बताया है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, और साथ में मादा जनन तंत्र के बारे में हमने पूरी तरह से क्या किया है, बता दिया है आप लोगों को। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, मानव जनन में इसका परिचय दिया है, परिचय के बाद पुबर्टी एज बताए हैं, इसके बाद क्या होते हैं, मादा जनन तंत्र का विस्तृत इसका क्या किए हैं, बता दी है। आज हम लोग देखेंगे क्या, नर जनन तंत्र। देखिए, नर जनन तंत्र के बारे में पूरा इसका क्या करेंगे, आज इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए बच्चा, ये था फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे क्या, नर जनन तंत्र। तो आइए देखते हैं क्या नर जनन तंत्र क्या होते हैं। तो देखिए, यानी नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, पुरुष के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, अर्थात पुरुष के जो जनन तंत्र में, जैसे मादा के जनन तंत्र में मुख्य अंगें थी, इसी तरह क्या है, नर के जनन अंग में भी क्या होते हैं, इनके भी अंग पाए जाएंगे, जिनमें पहला क्या आता है, वृषण कोश। देखिए, ये क्या होते हैं, वृषण कोश एक जो होते हैं, इसके बाद दूसरा जो होता है वृषण। वृषण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। देखिए बच्चा, नर जनन तंत्र में क्या होते हैं कि ये तो हो गए वृषण। अब वृषण के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अधिवृषण, यही होते हैं। यानी संख्या में ये क्या होते हैं, 2 पाए जाते हैं, यानी 2 क्या होंगे, वृषण। अब वृषण के ऊपर ही संकरी नुमा एक नली यानी नस की तरह एक नली पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर माना जाता है, जो क्या होते हैं, टेस्टिस, यानी इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के ऊपर क्या होते हैं, अधिवृषण पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, लगभग 6 मीटर के होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। यानी वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद क्या बोला है, नर जनन ग्रंथियाँ। इसके बाद क्या आती हैं, नर जनन ग्रंथियाँ, जिनमें क्या होते हैं, सहायक नर जनन ग्रंथियाँ यानी डक्ट। इसके बाद आता है सहायक ग्रंथियाँ, ये। इसके बाद देखिए, सहायक ग्रंथियों में क्या आते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, वाल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि आती है। इसके बाद क्या आते हैं, शिश्न आता है, और शिश्न के बाद क्या आते हैं, अधिवृषण, और अधिवृषण के बाद क्या आते हैं, शुक्राशय। ये क्या थे, नर जनन अंग के, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग, जिसमें पहला था वृषण कोश। वृषण कोश में ही क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, नर जनन ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि और वाल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। इसके बाद आता है पेनिस अर्थात शिश्न, और शिश्न के बाद आता है अधिवृषण, और इसके बाद आता है शुक्राशय। अब देखिए, ये सब तो बता दिए, अब सबका क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, वृषण कोश यानी स्क्रोटल सेक। देखिए, अधिवृषण क्या होते हैं, वृषण कोश त्वचा का बना थैलेनुमा कोश है। देखिए, वृषण कोश क्या होते हैं, त्वचा का बना होता है, और ये कैसा होता है, तो थैले के समान होता है, जो धड़ के सामने यानी शरीर के जो है, शरीर के नीचे जो उदर गुहा है, उसके उदर के नीचे धड़ के सामने तथा शिश्न के आधार पर दोनों टांगों के बीच क्या होता है, लटका रहता है। देखिए, यही है क्या कि ये दोनों जो है टांगों के बीचों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, और पेनिस के ठीक नीचे ये क्या होते हैं, पेनिस जो आगे निकले रहते हैं, लटका रहता है। इसके अंदर दोनों वृषण क्या होते हैं, तो बंद रहते हैं। वृषण कोश की भित्ति में निम्न स्तर पाए जाते हैं। देखिए, वृषण कहाँ पाए जाते हैं, तो वृषण कोश में
पाए जाते हैं, जो कहाँ रहता है तो दोनों टांगों के बीच में ये क्या रहते हैं, लटके रहते हैं। तो देखिए इसके वृषण कोश की भित्ति में निम्न स्तर पाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या है, सबसे बाहर की ओर ढीली तथा रोम युक्त त्वचा होती है। देखिए बाहर जो सबसे बाहर की जो त्वचा होती है वो कैसा होता है तो रोम युक्त होता है, यानी रोमे पाए जाते हैं और क्या होती हैं, ढीली भी होती हैं। वृषण कोश के दूरस्थ भाग में त्वचा के भीतर ढीले संयोजी ऊतक का क्या बना रहता है तो स्तर बना रहता है, यानी कैसा बना रहेगा तो ढीले रहते हैं। जैसे ये है एकदम इसी तरह संरचना में क्या होते हैं, संयोजी ऊतक से क्या होते हैं, बने रहते हैं। और तीसरा है सबसे भीतर अरेखित पेशी तंतुओं का बना मोटा सब क्यूटेनियस स्तर होता है, इसे डार्टोस पेशी कहते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, इसके 3 परत होते हैं। सबसे बाहर वाला क्या होता है, ढीला होता है और उस पर क्या पाए जाते हैं तो रोम युक्त त्वचा होती है, यानी रोमे पाए जाते हैं। और दूसरा जो है वृषण कोश के दूरस्थ भाग में त्वचा के भीतर ढीले संयोजी ऊतक का क्या होते हैं, स्तर होते हैं। और तीसरा है सबसे भीतर अरेखित पेशी होती हैं, जो तंतुओं का बना मोटा सब क्यूटेनियस स्तर होता है, इसे डार्टोस पेशी कहते हैं। इसके बाद देखिए बच्चा कुछ नोट्स हैं, जैसे जो मेन जो पॉइंट होता है उसको नोट के रूप में क्या कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। देखिए वृषण कोश जो होता है ना, टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। इसका ताप शरीर के ताप से कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, क्योंकि शरीर की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो शुक्राणु बनते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे प्रकार से नहीं बन पाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, ये शरीर के ताप से क्या होते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु क्या होते हैं, अपने कार्य करने में सक्षम रहते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं शरीर के ताप से। इस प्रकार वृषण शुक्राणु जनक ऊतक तथा शुक्राणु के शरीर के उच्च ताप से क्या रहते हैं, बचे रहते हैं। यानी इस प्रकार जो वृषण है क्या करेगा, शुक्राणु जनक ऊतक तथा शुक्राणु के शरीर के उच्च ताप से क्या होंगे, बचे रहते हैं, क्योंकि ये शरीर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और बाहर होने के साथ साथ क्या होते हैं, इनकी जो टेम्परेचर है शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती हैं, लगभग कम होती है। 3 डिग्री भी हो सकती हैं, लगभग बोला जाता है कि इतना कम रहती हैं। सर्दियों में वृषण कोश उष्ण रहने के कारण क्या हो जाते हैं, सिकुड़ कर शरीर के समीप आ जाते हैं। देखिए ठंडी की मौसम जब आती है तो शरीर की टेम्परेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो जब कम होंगे तो ये जो टेस्टिस है, अर्थात ये जो टेस्टिस है वृषण, ये क्या होते हैं और ऊपर शरीर में क्या हो जाते हैं, हल्का सा चिपक जाते हैं। परंतु ताप बढ़ने पर वृषण को शिथिल होकर क्या हो जाता है, नीचे लटक जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में यही टेस्टिस क्या हो जाते हैं, वृषण कोश नीचे लटक जाता है, क्योंकि इसको क्या है, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुक्राणु का जो कार्य होगा वो सही ढंग से हो नहीं पाएगा, उसकी जो मैच्योरिटी होगी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्या होते हैं, ये नीचे आ जाते हैं, अपने टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए शरीर के टेम्परेचर नीचे लटक जाते हैं। तो यही थे क्या, वृषण कोश। दूसरा आता है वृषण। वृषण क्या होते हैं, देखिए यानी टेस्टिस। मनुष्य में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, देखिए मनुष्य में क्या होते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 वृषण होते हैं, यानी 2 होते हैं। जैसे यहाँ पर बनाए भी हम दो होते हैं, जिनकी मोटाई इनका क्या होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, इनका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर और भार इनका प्रत्येक का कितना होता है तो 20 से 25 ग्राम होता है। और कौन से कलर के होते हैं तो गुलाबी रंग के होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? तो देखिए ये कौन से कलर के होते हैं तो गुलाबी रंग के। इनकी लंबाई, मोटाई और भार 3। देखिए शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के भीतर वृक्कों के पास स्थित होते हैं, यानी जब शिशु अवस्था में रहते हैं
तो यही टेस्टिस क्या करते हैं, उदर गुहा के वृक्कों यानी किडनी के पास क्या होते हैं, स्थित होते हैं, किंतु वयस्क में उदर गुहा के बाहर शिश्न के आधार पर वृषण कोश में क्या हो जाते हैं, बंद रहते हैं। अर्थात ये क्या हो जाते हैं, उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं और शिश्न के आधार पर क्या हो जाते हैं, वृषण कोश में बंद रहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कुछ कोशिकाएं जो होती हैं यानी सहायक जनन ग्रंथियों में कोशिकाएं, जिसको पहला कहते क्या है, शुक्र जनन कोशिकाएं। देखिए शुक्र जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, इन कोशिकाओं के विभाजन एवं परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं। देखिए शुक्राणु किससे बनते हैं, तो शुक्र जनन कोशिकाओं से। तो इन कोशिकाओं के विभाजन एवं परिपक्वन से शुक्राणु बनते हैं, यानी इनके परिपक्वन से क्या बनते हैं, तो शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन की विभिन्न परावस्थाओं को वृषण कोश की अनुप्रस्थ काट में भली भांति देखा जा सकता है। देखिए जो होते हैं शुक्राणु बनते किससे हैं, तो शुक्र जनन कोशिका से। और शुक्राणु बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और शुक्र जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं को वृषण की क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट में भली भांति इसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। देखिए माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको जैसे अनुप्रस्थ काट के रूप में इसको देखा जा सकता है। ये हो गए। इसके बाद इसी के आता है क्या, अवलंब कोशिकाएं। देखिए अवलंब कोशिकाएं क्या होती हैं, तो इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं या उपचारक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये बड़ी तथा स्तंभी कोशिकाएं हैं और ये संख्या में बहुत कम होती है। इनकी स्वतंत्र सतह कटी फटी रहती है। ये थी अवलंब कोशिकाओं में क्या होती है, इनकी कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। याद कर लीजिएगा बच्चा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको टिप्पणी में भी आता है। सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा क्या, कि इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं या उपचारक कोशिकाएं कहते हैं। ये बड़ी तथा स्तंभी कोशिकाएं हैं और ये संख्या में कितनी होती है, बहुत कम होती है। इनकी स्वतंत्र सतह कटी फटी रहती है। तो देखिए बच्चा ये तो हो गया। अब देखते हैं सर्टोली कोशिकाओं के कार्य। देखिए इसके क्या कार्य हैं, क्या सर्टोली कोशिकाओं के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। तो देखिए इसमें पहला नंबर क्या है, सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणु और पूर्व विकसित शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। देखिए सर्टोली कोशिका का कार्य श्योर कर लीजिएगा कि इस बार ये छपा हुआ है, यानी ये क्या है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिका का क्या, इसको क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में ये हर साल पूछता है। सर्टोली कोशिका कहते किसे हैं या फिर सर्टोली कोशिका के कार्य, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या, सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाओं से विकसित हो रहे शुक्राणु और पूर्व विकसित शुक्राणुओं को अवलंबन तथा क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए एक तो सर्टोली कोशिका क्या करता है, शुक्राणुओं का अवलंबन और सुरक्षा भी करता है। दूसरा क्या कर रहा है, जो विकसित हो रहे हैं शुक्राणुओं को उनको पोषण और क्या करता है, ऑक्सीजन भी देता है। इसके बाद तीसरा इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का क्या करता है, ये स्राव करता है। प्रोटीन का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोटीन है। किसके लिए, तो शुक्राणु के लिए। इनहिबिन नामक प्रोटीन का क्या करता है, स्राव करता है। ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन क्रिया का क्या करता है, नियमन करता है। यानी शुक्राणु के उत्पादन में जो प्रेरित करने वाले हार्मोन हैं उनकी क्रिया को ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या थे, सर्टोली कोशिका। अब आइए अगला नंबर देखते हैं, अधिवृषण यानी एपिडिडमिस। एपिडिडमिस क्या होते हैं, तो देखिए जैसे बताया गया है, अधिवृषण एक पतली तथा लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है। यह अति कुंडलित होकर
4 सेंटीमीटर लंबी चपटी तथा कोमा के आकार की क्या हो जाती हैं, संरचना होती हैं। जैसे ये आपको बताए हैं क्या, इसी के ऊपर क्या होती हैं, ये एपिडिडमिस जो पूरी तरह से क्या होती हैं, लगभग 6 मीटर होती हैं, जो इसको क्या किए रहती हैं, पूरी तरह से घेरी रहती हैं, जो वृषण के अगले पिछले और बाहरी किनारों के साथ चिपकी रहती हैं। ये संयोजी ऊतक द्वारा क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ये जो बना है किसके द्वारा चिपके रहते हैं, तो संयोजी ऊतक के द्वारा। और अब इसके कार्य भी हैं, तो कार्य को देख लिया जाए। देखिए अधिवृषण के कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य, फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस। तो देखिए पहला है, वृषण से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचने के लिए क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है। यानी वृषण से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं के पहुंचने के लिए क्या कर देता है, एक रास्ता बना देते हैं, मार्ग प्रदान करता है। स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु 1 माह तक संचित रह सकते हैं, यानी इसमें क्या रहते हैं, 1 माह तक रह सकते हैं। स्खलित न होने पर शुक्राणु विघटित हो जाते हैं और उनके तरल का अवशोषण भी यही हो जाता है, यानी वो जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनका क्या हो जाता है, यहीं पर इनका अवशोषण भी हो जाता है। तीसरा है, निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी इसी अंग में होता है, यानी इनकी मैच्योरिटी, यानी शुक्राणु की जो मैच्योरिटी होती है इसी अंग में होते हैं। अब अगला नंबर है शुक्रवाहिनियाँ या फिर शुक्रवाहक। देखिए शुक्रवाहिनियाँ या फिर शुक्रवाहक, जिसको कहते हैं वैस डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। देखिए अधिवृषण के कुछ भाग से 45 सेंटीमीटर लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, यानी आंशिक रूप से। देखिए ये जो है नलिका, यही किससे निकलती हैं, तो अधिवृषण से निकलती हैं, दोनों साइड से यही होती हैं, निकलती हैं दोनों। तो यही क्या है, वृषण से कुछ भाग से 45 सेंटीमीटर लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। वक्षण गुहा में से होकर यह उदर गुहा में निकलती है। देखिए वक्षण गुहा में से होकर क्या करता है, उदर गुहा में निकलता है, और मूत्राशय के ऊपर से होती हुई, देखिए मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से होकर इजाकुलेटरी या स्खलन वाहिनी बनाती है। देखिए यही होता है, स्खलन का मतलब क्या है, उसका अंग्रेजी है इजाकुलेटरी। तो वही क्या करता है कि शुक्राशय से होकर स्खलन वाहिनी बनाता है। इसके सिरे के समीप शुक्रवाहक शुक्राणुओं के अस्थायी रूप से संग्रह करने के लिए फैलकर क्या बना लेता है, एम्पुला बनाती है। इसकी कुछ कोशिकाएं चिकने तरल का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जो शुक्रवाहिनी की गुहा को चिकना और फिसलनदार बनाती है। देखिए अगर चिकना और फिसलनदार नहीं बनेगा तो शुक्राणु आसानी से क्या होंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये फिसलनदार होते हैं। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु शुक्रवाहिनी में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी क्या होते हैं, फिसलनदार तो होते हैं। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी में आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्या थे, शुक्रवाहिनी। अब आइए देखते हैं स्खलन वाहिनी क्या होते हैं। देखिए बच्चा अगला नंबर जो है क्या है, शिश्न अर्थात पेनिस। अर्थात शिश्न क्या होते हैं या पेनिस। देखिए शिश्न पुरुषों में पाए जाने वाला बेलनाकार हर्षण, या हर्षण का मतलब होता है इरेक्टाइल मैथुन अंग है। देखिए शिश्न जो होता है पुरुषों में पाए जाने वाला, कैसा उसका आकार होता है, तो बेलनाकार होता है
और कैसा होता है तो हर्षण अर्थात इरेक्टाइल और मैथुन अंग है। यह त्वचा से क्या होता है ढका होता है और इसमें 3 भाग होते हैं, अर्थात शिश्न का जो आकार होता है बेलनाकार होता है, हर्षण होता है यानी इरेक्टाइल होता है और मैथुन अंग होता है, और ये क्या होते हैं त्वचा से ढके रहते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं तो 3 भाग पाए जाते हैं। तीनों के जो नाम है देख लिया जाए। पहला है शिश्न मूल अर्थात रूट ऑफ पेनिस। यह क्या होता है मूत्र जनन पट से जुड़ा होता है। यही जो होता है सबसे निचला वाला भाग जो होता है जिसे क्या बोलते हैं शिश्न मूल, तो या रूट ऑफ पेनिस। तो यह किससे जुड़ा रहता है तो मूत्र जनन पट से जुड़ा रहता है। दूसरा है शिश्नकाय अर्थात बॉडी ऑफ पेनिस। यह शिश्न का मुख्य लंबा भाग है, अर्थात क्या होता है यह शिश्न का यानी पेनिस का यह मुख्य लंबा भाग होता है। और तीसरा है शिश्न मुंड। देखिए शिश्न मुंड अर्थात यह शिश्न का क्या होता है शिखर भाग होता है, अर्थात सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं शिखर भाग बोलते हैं, जिसको क्या नाम है उसका शिश्न मुंड। ये था शिश्न के भाग। देखिए वो था क्या नर जनन तंत्र के जो मुख्य भाग थे। अब आता है सहायक ग्रंथियां, अर्थात सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं यानी एसेसरी ग्लैंड्स। तो देखिए सहायक ग्रंथियां जो होती हैं जनन में क्या होते हैं मुख्य भूमिका निभाती हैं। अर्थात देखिए सहायक जनन ग्रंथियां क्या होती हैं नर जनन अंगों से संबंधित अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी नर जनन अंगों से क्या होती हैं संबंधित अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो किसी न किसी प्रकार नर जनन क्रिया में क्या करती हैं सहायता करती हैं। देखिए इसकी ग्रंथियां के बिना जनन होना असंभव है, अर्थात जनन के लिए उनकी ग्रंथियों का होना अति आवश्यक होता है। तो आइए अब देखते हैं उनके जनन के जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें पहला आता है प्रोस्टेट ग्रंथियां। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या होती हैं। यह एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां यूटेरस मैस्कुलाइनस के आधार भाग के देखिए क्या होते हैं ये एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कहाँ पाए जाते हैं तो यूटेरस मैस्कुलाइनस के आधार भाग के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होता है। प्रत्येक ग्रंथि में अनेक पालियां होती हैं। देखिए प्रत्येक ग्रंथि में क्या होती हैं अनेक पालियां होती हैं जो अपनी अपनी वाहिनियों द्वारा यूरिथ्रा में खुलती हैं, यानी ये क्या करती हैं अपनी अपनी वाहिनियों यानी डक्ट के द्वारा यूरिथ्रा में खुलती हैं। इनका स्राव वीर्य या सीमन का 20 से 25 यानी 25 से 30% भाग बनाता है। यह हल्का कैसा होता है तो अम्लीय होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, यानी शुक्राणुओं को क्या कर देता है सक्रिय बनाता है। इनमें से कुछ लाइसोजाइम एमाइलेज पेप्सिनोजन तथा सिट्रेट और फास्फेटेज होते हैं। देखिए इनमें क्या क्या पाए जाते हैं तो लाइसोजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज पेप्सिनोजन तथा सिट्रेट और फास्फेटेज होते हैं। ये पदार्थ वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। देखिए स्कंदन का मतलब होता है कि उसको क्या बोलते हैं जमना। स्कंदन का मतलब होता है जमना, जैसे ब्लड का स्कंदन हो जाता है लेकिन शुक्राणु का क्या होता है स्कंदन नहीं होता है। और इसके लिए क्या कौन कौन से भूमिका निभाते हैं कि स्कंदन न हो पाए, वो होता है लाइसोजाइम एमाइलेज पेप्सिनोजन तथा सिट्रेट और फास्फेटेज होते हैं। ये पदार्थ वीर्य के स्कंदन को क्या कर देते हैं रोकते हैं और शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। देखिए ये तो होते ही है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में नोट देख लेते हैं। देखिए 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि
फूलकर बड़ी होने लगती हैं। देखिए, एक उम्र के बाद क्या होता है, हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है, तो उसी तरह इसका भी क्या है, एक एक्सपायरी डेट होती है, जो क्या होते हैं 40 से 45 वर्ष की आयु के बाद क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि फूलकर बड़ी होने लगती हैं, जिससे मूत्र मार्ग पर क्या हो जाते हैं, दबाव पड़ने लगते हैं और मूत्र त्याग में क्या होने लगती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में क्या हो जाते हैं ना, कि प्रोस्टेट ग्रंथि फूलकर बड़ी होने लगती हैं, जिससे क्या होंगे, मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ने लगता है और मूत्र त्याग करने में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो इसी का इलाज कराया जाता है, तो वही क्या हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब देखिए, अगला जो है सहायक ग्रंथियाँ, वो है काउपर्स। देखिए, काउपर्स ग्रंथियाँ, यह एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होते हैं, जो अपना स्राव कहाँ करते हैं, यूरिथ्रा में स्रावित करते हैं। यानी यूरिथ्रा में ले जाकर ये क्या कर देते हैं, स्रावित करते हैं। इसके बाद आता है शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय क्या होते हैं, यानी सेमिनल वेसिकल्स, ये मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। शुक्राशय एक क्षारीय तथा स्नान सुक्रिय द्रव का स्राव करता है। देखिए, क्षारीय तथा श्यान सुक्रिय द्रव्य का स्राव करता है। यह वीर्य का लगभग 80% भाग बनाता है। इसमें फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन, प्रोटीन तथा कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। देखिए, क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए शुक्राणु में क्या क्या पाए जाते हैं, अर्थात वीर्य में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है। शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन, प्रोटीन तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फ्रक्टोज जो होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुक्राणु तथा अंडे के संलयन के लिए योनि में संकुचन को प्रेरित करता है। अर्थात देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है शुक्राणु तथा अंडे के संलयन के लिए योनि में क्या करता है, संकुचन को प्रेरित करता है, यानी संकुचनशील करता है। सेमिनोजेलिन स्खलित वीर्य का क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है, जिससे वीर्य कैसा हो जाता है, तो गाढ़ा हो जाता है। देखिए, तीनों का अलग अलग काम है। फ्रक्टोज का क्या कार्य था, शुक्राणु को ऊर्जा देना है। प्रोस्टाग्लैंडिन शुक्राणु तथा अंडे के संलयन के लिए योनि में क्या कर देता था, संकुचनों को प्रेरित करता था। अर्थात कौन कर रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, संकुचन को प्रेरित कर रहा है। उसी तरह सेमिनल जेलिन जो क्या कर देता है, वीर्य को स्कंदन करता है, जिससे वीर्य कैसा हो जाता है, तो गाढ़ा हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। देखिए, एक नोट इसका भी देख लेते हैं कि फ्रक्टोज शुक्राशयों के अतिरिक्त शरीर में कहीं भी नहीं पाया जाता है। देखिए, फ्रक्टोज जो होता है मानव शरीर में कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्राशयों के अतिरिक्त, यानी कहीं नहीं पाया जाता है। अतः शुक्रिय प्रद्रव्य के अतिरिक्त यह कहीं नहीं मिलता है। अर्थात ये तो तब तो महिलाओं में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शुक्राशय महिलाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं, तो पुरुषों में। तो ये क्या होते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं। अब देखिए, अगला भाग जो आता है इसका, वीर्य, अर्थात क्या इसको कहते हैं, सीमन। वीर्य कहिए या फिर सीमन कहिए। तो देखिए क्या होता है, वीर्य शुक्राणुओं तथा सहायक लैंगिक ग्रंथियों का तरल मिश्रण है। देखिए, वीर्य जो होता है शुक्राणुओं तथा सहायक लैंगिक ग्रंथियों का तरल मिश्रण है। वीर्य के निम्नलिखित कार्य हैं। देखिए, वीर्य जो होता है शुक्राणुओं तथा सहायक लैंगिक ग्रंथियों का तरल मिश्रण है, यानी तरल है, लिक्विड है। वीर्य के निम्नलिखित कार्य हैं। देखिए क्या क्या कार्य है वीर्य के। तो स्त्री के योनि में, पहला देखिए, स्त्री के योनि में पहुंचने के लिए एक तरल माध्यम का क्या करता है, कार्य करता है। यानी स्त्री के वजाइना में पहुंचने के लिए ये क्या कर लेता है, एक तरल माध्यम का कार्य करता है। दूसरा,
शुक्राणुओं का पोषण कर उनको सक्रिय बनाता है। यानी शुक्राणुओं को क्या करता है, वीर्य पोषण प्रदान करता है, और पोषण प्रदान कर शुक्राणुओं को क्या कर देता है, सक्रिय बना देता है। दूसरा कार्य इसका ये है, पहला कार्य तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या करता है, वो तरल माध्यम का कार्य करता है। दूसरा पोषण प्रदान करता है और शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। तीसरा है नर के यूरिथ्रा तथा स्त्री की योनि की अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। देखिए नर के यूरिथ्रा यानी यूरिथ्रा में क्या होती है, अम्लीय माध्यम होता है, और स्त्री की योनि की जो होती है वो भी कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। उसको ये क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसका पीएच मान 7.5 से 7.3 से 7.5 होता है। देखिए यह कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। देखिए ये पॉइंट से क्या है, यानी 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो देखिए हल्का सा बस बॉर्डर लाइन क्या किया है, क्रॉस किया है ना, इसीलिए ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। चौथा है मैथुन के समय स्त्री के जनन पथ को स्नेहक कर घर्षण को कम कर देता है। यानी स्नेहक यानी म्यूकस को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिससे उसकी घर्षण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी मैथुन के समय स्त्री के जनन पथ को स्नेहक कर घर्षण को क्या कर देता है, कम करता है। इस तरह से ये क्या थे, नर जनन तंत्र के जितने विभाग थे सब बता दिए। अब क्या देखेंगे, नर में यौवन आरंभ यानी पुबर्टी एज ऑफ मेल, उसके बारे में देखा जाए तो आइए अब देखते हैं नर में यौवन आरंभ। देखिए देखा जाए नर में यौवन आरंभ यानी ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन मेल क्या होते हैं। तो देखिए यौवन आरंभ के साथ पुरुष के जनन अंग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। देखिए यौवन आरंभ यानी पुबर्टी एज जब आने लगती है लड़कों की, तो पुरुष के जनन अंग अपना कार्य शुरू कर देते हैं। यह 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। देखिए 13 से 16 वर्ष की आयु में यह होता है। पुरुष की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा नर लैंगिक यानी देखिए वृषण की, देखिए सॉरी पुरुष नहीं है ये वृषण है, वृषण की लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा नर लैंगिक हार्मोन के स्राव से नर में यौवन आरंभ प्रेरित होता है। इस समय नर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी देखिए हार्मोन के स्राव से क्या होते हैं, नर में यौवन आरंभ को क्या कर देता है, प्रेरित करता है। इस समय नर में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला, शुक्रजनक नलिकाएं शुक्राणुओं का क्या कर देती हैं, निर्माण करने लगती हैं। यानी शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं शुक्राणुओं का निर्माण करने लगती हैं। दूसरा है वृषण कोषों तथा शिश्न के आकार में क्या हो जाती हैं, वृद्धि हो जाती है। यानी वृषण कोषों तथा शिश्न के आकार में क्या हो जाती हैं, वृद्धि होने लगती हैं। तीसरा है कंधे फैलकर क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं। स्वर कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है, और शरीर की लंबाई में वृद्धि होने लगती है। यानी कंठ निकल आते हैं, और जब कंठ निकल आते हैं तो वही क्या हो जाते हैं, उनके स्वर में भारीपन हो जाता है, यानी भारी होने लगता है। जबकि स्त्रियों में क्या था, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके कंठ नहीं निकले रहते हैं। शरीर की लंबाई में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ये क्या था, पुबर्टी एज ऑफ मेल यानी यौवन आरंभ जो होता है पुरुषों का। इसके बाद आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन। क्या होते हैं युग्मक जनन, तो देखिए युग्मक जनन को भी देख लिया जाए। वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में। देखिए युग्मक जनन क्या होते हैं, तो वृषण अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और अंडाशय क्या करता है, ओवम का निर्माण करता है। अर्थात वृषण तथा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन तथा मादा में इसे क्या बोलते हैं, अंड जनन। अर्थात दोनों के संलयन से क्या बोलते हैं,
युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो आइए आप देखते हैं क्या शुक्र जनन और मादा यानी अंड जनन। तो पहला क्या देखा जाए, शुक्र जनन क्या होते हैं। तो देखिए यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, नर की वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से। देखिए नर की वृषण यानी टेस्टिस, यानी नर की वृषण यानी टेस्टिस की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो मुख्य पद होते हैं। देखिए दो पद होते हैं इसके, यानी नर के टेस्टिस की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या होते हैं, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन। सीधी सी बात है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो मुख्य पद होते हैं। पहला पद क्या है, जनन एपिथेलियम की शुक्र की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप शुक्र जनन का निर्माण। देखिए जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो शुक्र जनन का निर्माण। और दूसरा क्या होता है, शुक्र जनन का शुक्राणुओं में रूपांतरण, यानी शुक्र जनन अब किस में रूपांतरित हो जाते हैं, तो शुक्राणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं शुक्राणुओं की संरचना। देखिए बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यानी शुक्राणु की संरचना अर्थात फिगर बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछता रहता है, यानी कभी ना कभी इसको जरूर पूछ लेता है। कोई एक सेट में क्या कर लेता है, इसकी संरचना पूछ लेता है। तो आप लोग इसको ध्यान से बना लीजिएगा। देखिए क्या होते हैं ना कि शुक्राणु के तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है हेड यानी उसका सिर होता है, दूसरा जो होता है उसका मिडिल भाग होता है यानी मध्य भाग, और तीसरा उसको कहते हैं पुच्छ, यानी सबसे पीछे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुच्छ भाग बोलते हैं। तो देखिए इसका जो होता है सबसे पहला वाला भाग सिर अर्थात हेड। सिर लंबा होता है तथा इसमें एक लंबा सा केंद्रक होता है। केंद्रक के आगे एक उभार के रूप में क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम पाए जाते हैं। यही है, एक्रोसोम पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक। केंद्रक है तो केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए। डीएनए क्योंकि यही क्या भाग होता है जो ओभम में जाता है, यानी अंडाणु में जो होते हैं इसका शीर्ष भाग ही जाता है, जहां पर इसके शीर्ष में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, डीएनए, जिसकी वजह से क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अगर यही इसका न्यूक्लियस अगर उसके अंदर नहीं जाता तो डीएनए जाता नहीं, तो क्या हो जाते हैं कि इसकी आनुवंशिकता गुण एक दूसरे में प्रोवाइड नहीं हो पाता। अब आइए इसका देखते हैं मध्य भाग। देखिए मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा तथा अस्पष्ट होता है। इस भाग में दो सेंट्रिओल होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित एक स्पाइनल अधिछद्र होता है, यानी अधिछद्र पाए जाते हैं। यही होते हैं, देखिए क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, यही छोटे छोटे इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है इसका पूंछ। देखिए यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, यानी क्या होता है, यह जीव द्रव्य के झिल्ली के रूप में होता है, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला एक अक्ष सूत्र यानी एक्सियल फिलामेंट होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न अक्ष सूत्र होता है। इसको अंतिम भाग कहते हैं। अर्थात देखिए यही इसका भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट। तो यही है क्या कि यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला एक अक्ष सूत्र यानी एक्सियल फिलामेंट होता है।
पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न अक्ष सूत्र होता है, इसको अंतिम भाग कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है कि शुक्र जनन का महत्व, यानी शुक्र जनन का क्या महत्व होता है, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए शुक्र जनन के फलस्वरूप बने शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से क्या हो जाती है, आधी होती है। यानी शुक्र जनन के फलस्वरूप जो शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है पिता के गुणसूत्र से क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। अतः शुक्रजन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने में ये क्या कर देता है, सहायता करता है। दूसरा है इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। देखिए शुक्र जनन तो पढ़ लिए, अब क्या पढ़ा जाए, अंड जनन। देखिए अंड जनन भी क्या होते हैं, तो मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने के लिए, यानी मादा जंतुओं के अंडाशय को क्या करने के लिए, स्तरित करने के लिए जनन एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। यानी एपिथीलियम जो होती है, जनन एपिथीलियम यानी गर्भाशय की भित्ति। तो देखिए मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने के लिए जनन एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है, जिसमें यानी देखिए एक कोशिका से क्या बन रहे, एक ही अंडाणु बन रहे हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी जनक से क्या होती हैं, आधी रहती हैं। अंड जनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे आने वाले जनन काल में परिपक्व क्या हो जाए, अंडाणु तैयार हो सकें। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से अंडाणु की संरचना, यानी मनुष्य के अंडाणु की संरचना। इसमें भी देखिए जो शुक्राणु था वो इसमें प्रवेश करेगा, उसका हेड में क्या पाए गए थे, न्यूक्लियस। इसी तरह इसके भी क्या है, केंद्रक पाए गए, यानी इसके भी अंडाणु में भी क्या है, केंद्र में केंद्रक पाए गए हैं। अर्थात जो डीएनए इसमें भी पाए गए हैं और उसमें भी, यानी यही क्या होते हैं, आनुवंशिकता को प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चा क्या है कि स्त्री का अंडाणु कितने लंबाई का, कितने व्यास का होता है, 0.1 mm व्यास का होता है। अंडाणु का आकार, बड़ा आकार इसमें संचित पीले से पीतक के कारण होता है। देखिए पीला पीतक होता है, जैसे हम लोग अंडा को अक्सर देखते रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पीले कलर का पाया जाता है। तो उसी तरह इनका जो बड़ा आकार इसमें संचित पीले से पीतक के कारण होता है। पीतक में पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। सभी जंतुओं का परिपक्व अंडाणु सामान्य कोशिका से क्या होती हैं, अधिक बड़ी होती है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनमें क्या होते हैं, सामान्य कोशिका से अंडाणु क्या होते हैं, अक्सर बड़े ही रहते हैं।